जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं अनपढ़ बेद की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। धूप अपनी तलखी पर थी और धरती तप रही थी। मिट्टी की उस सोंधी गंध में एक अलग ही बेचैनी घुली हुई थी। गांव के दक्षिण कोने पर एक टूटी हुई झोंपड़ी थी, जिसे लोग बिरजू के घर के नाम से जानते थे। वही बिरजू, उम्र कोई 8-9 साल, नंगे पैर, घुटनों तक फटी हुई निक्कर और आंखों में एक अनकही जिज्ञासा। चेहरा धूप में काला पड़ चुका था, लेकिन उस पर हमेशा एक मासूम मुस्कान खिली रहती थी। बिरजू का परिवार गांव के सबसे गरीब घरों में गिना जाता था। पिता एक समय खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे में पैर खराब हो गया और फिर वे खाट से ही चिपक गए। माँ दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बदले में कभी 2 रोटियां मिल जाती, कभी कुछ नहीं। लेकिन ये कहानी भूख की नहीं थी। ये उस लड़के की थी जो अपने आसपास के दर्द को देखकर समझने लगा था कि दुख की सबसे बड़ी दवा समझ होती है। गांव में जब भी कोई बीमार होता, लोग सबसे पहले बगल वाले गांव के डिग्रीधारी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि गांव के पुराने वैद्य रघुनाथ काका के पास जाते। उनके पास जड़ी बूटियां थीं, पर कोई तामझाम नहीं, न इंजेक्शन, न दवाइयों के नाम की अंग्रेजी लिस्ट। बस एक पत्ते को हाथ में मसलना, थोड़ी मिट्टी चाट कर सूंघना और फिर बड़ी गंभीरता से कहना, इस बच्चे को पीपल की छाल पिला दे और ऊपर से नीम के पत्ते की भस्म लगाना, ठीक हो जाएगा। और अजीब बात थी, हो भी जाता। बिरजू यही सब देखता रहता। जब रघुनाथ काका गांव में किसी के घर इलाज के लिए जाते, तो वह पीछे पीछे भागता, चुपचाप, बिना कुछ कहे। जब वैद्य किसी पत्ते को पहचानते तो वह उसे गौर से देखता। जब किसी औषधि की गंध लेते तो बिरजू भी आंखें बंद कर वही गंध सूंघने की कोशिश करता। एक बार जब वैद्य ने एक बकरी के फोड़े पर किसी खास घास को पीस कर लगाया और वह घाव 3 दिन में सूख गया, तब बिरजू पहली बार उस घास को पहचानने जंगल गया। एक बार नहीं, कई बार। और फिर वह खुद से घासों के रंग, गंध और असर को समझने लगा। लेकिन बिरजू स्कूल कभी नहीं गया। गांव के मास्टर साहब ने तो पहले ही दिन कह दिया था, इसका दिमाग खाली है, ये पढ़ने के लायक नहीं है। बिरजू को किताबों से डर लगता था, लेकिन पेड़ों से दोस्ती थी। जब गांव के दूसरे बच्चे क अख अग लिखने की कोशिश कर रहे थे, बिरजू पत्तों की आकृति से रोग पहचानना सीख रहा था। गांव वाले उसे अनपढ़ कहकर चिढ़ाते थे। बिरजू वैद बन रहा है, अब हमारी नाड़ी देखेगा ये गंवार। और सब हंस पड़ते। लेकिन बिरजू को फर्क नहीं पड़ता। उसने रघुनाथ काका से चोरी छुपे पूछना शुरू किया, ये पीपल का दूध किस चीज में काम आता है? तुलसी की 5 पत्तियां क्यों? और काका, जो शुरू में उसे भगाते थे, धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक पहचानने लगे। वो जान गए थे कि यह लड़का अनपढ़ जरूर है, पर उसकी सीखने की भूख किसी भी बड़े वैद्य से कम नहीं। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सबने अंतिम समय कहकर छोड़ दिया था, बिरजू की झोपड़ी के बाहर रो रही थी। रघुनाथ काका उस दिन गांव में नहीं थे। बिरजू ने उसे देखा और उसके चेहरे की पीली परत, आंखों की नमी और खांसी की आवाज को गौर से सुना। उसने अपने पास रखे पुराने पत्तों की गठरी खोली और बड़ी सादगी से एक पत्ता पीसकर गर्म पानी में मिलाया। उसने कहा, अम्मा, ये पी लो, अच्छा लगेगा। औरत ने आंखें मूंद कर पी लिया और 2 दिन में उसकी हालत बेहतर हो गई। यह पहला इलाज था बिरजू का, और लोगों ने इसे चमत्कार कहा। कुछ ने कहा, सच में कोई औलिया है बच्चा। कुछ ने इसे संयोग कहा, लेकिन बिरजू के भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ नकल नहीं करता था, अब वह समझता भी था। उसने पत्तों को अलग अलग बोरी में बांटना शुरू किया। हर पौधे को वह अपना नाम देता, ज्वर हटाने वाला, जख्म सुखाने वाला, पीड़ा हरने वाला। वह अब अपने छोटे से आंगन में औषधीय पौधे उगाने लगा था। जब बारिश होती तो वह सबसे पहले अपने पौधों को ढकता। उसके लिए वे महज पत्ते नहीं थे, वे उसकी किताबें, उसके शिक्षक और उसके साथी थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब रघुनाथ काका बीमार पड़ गए। पूरा गांव चिंता में डूबा हुआ था। वैद्य को कौन ठीक करेगा?
तब बिरजू ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, मैं देखूंगा काका को। पहले तो सबने मजाक उड़ाया, पर काका ने खुद उसकी आंखों में देखकर कहा, आजा बेटा, आज तू ही मेरा बैद है। बिरजू ने काका की नब्ज देखी, पुराने काढ़े को थोड़ा बदलकर तैयार किया और 2 दिन में काका उठकर बैठ गए। उस दिन गांव वालों की नजरों में कुछ बदल गया था। अब वो बिरजू को गंवार नहीं, बैद कहने लगे, पर एक शर्त के साथ, अनपढ़ बैद। बिरजू को कोई डिग्री नहीं मिली, कोई सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन लोगों का भरोसा मिल गया था। अब जब किसी को बुखार आता, वो डॉक्टर की दवाई से पहले पूछता, बिरजू बैद का काढ़ा मिल सकता है क्या? और वह लड़का, जिसने कभी एक पेंसिल नहीं पकड़ी थी, अब गांव की हर धड़कन को पढ़ने लगा था, बिना किताबों के, बिना पाठशालाओं के, बस अपनी समझ, अनुभव और गहराई से। अब गांव में लोग जब भी बीमार होते, तो अनपढ़ वैद्य का नाम सबसे पहले लिया जाता। पहले जहां लोग हंसी उड़ाते थे, अब उसी के बनाए हुए काढ़ों, लेपों और रसों से राहत मिलने लगी थी। मगर बिरजू जानता था, ये अभी शुरुआत है। उसके भीतर अब एक अजीब बेचैनी घर करने लगी थी। उसे लगने लगा कि पेड़ पौधे जितना गांव में हैं, उससे कहीं ज्यादा जंगलों में छुपे हैं। वहां ऐसे राज हैं जो शायद किसी किताब में नहीं, सिर्फ मिट्टी में दबे हैं। एक दिन वो सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पैरों में अब भी चप्पल नहीं थी, लेकिन निगाहों में कोई लक्ष्य था। उस दिन पहली बार उसने उस घने जंगल में कदम रखा, जिसे गांव वाले डर की जगह कहते थे। पर बिरजू को डर नहीं लगा, उसे एक मीठा खिंचाव महसूस हुआ। पत्तियों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट और मिट्टी की नमी में उसे कोई पुकार सी सुनाई दी, जैसे जंगल कह रहा हो, आ गया तू, मेरा असली विद्यार्थी। जंगल के भीतर जाते जाते वो रास्ता भूल गया, लेकिन खोने से पहले कुछ नया पाने का रास्ता खुल चुका था। एक पुराना सा कुटिया नजर आया, लताओं से घिरा हुआ, भीतर से धुएं की हल्की गंध आती हुई। वहां एक बूढ़ा वैद्य बैठा था, सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और आंखें जैसे वर्षों की तपस्या से चमकती हुईं। बिरजू कुछ कहता, उससे पहले ही बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, दवाई की नहीं, समझ की तलाश में आया है ना? बिरजू स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। बूढ़े वैद्य का नाम था अघोरीनाथ। कभी काशी में पढ़े थे, फिर दुनिया से अलग होकर जंगल में आ बसे। अब वे किसी को नहीं सिखाते थे, सिवाय उसके जो खुद जंगल की पुकार सुन सके। उन्होंने बिरजू को बैठाया और कहा, शब्द मत दो, सिर्फ सुनो। पौधे बोलते हैं, हवा बताती है, मिट्टी सिखाती है। जो सुनेगा वही जानेगा। अगले कई महीने बिरजू हर दिन जंगल आता। अघोरीनाथ उसे कोई किताब नहीं देते, बस पौधों की ओर इशारा करते और कहते, इसकी छाल खुरचो, सूंघो, अब बताओ क्या महसूस होता है। और बिरजू बताता, सूंघते ही आंखों में पानी आ गया, जी मिचला रहा है। अघोरीनाथ मुस्कुराते और कहते, ये तेज है, बुखार को काटता है। एक दिन उन्होंने बिरजू को एक बकरी पर एक घाव दिखाया और पूछा, क्या करेगा तू? बिरजू ने आसपास देखा, एक पौधे की पत्तियां तोड़ी, उन्हें चूना के साथ पीसा और घाव पर लगाया। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस 2 दिन बाद बिरजू को दिखाया कि घाव सूख चुका है। उसी दिन उन्होंने कहा, तू अब मेरा नहीं, जंगल का बैद है। गांव में लौटने पर बिरजू अब एक नई शक्ति के साथ वापस आया था। अब वह सिर्फ काढ़ा नहीं बनाता था, अब वह मरीज की आंखों, शरीर की गर्मी और सांसों की रफ्तार से बीमारी को भांप लेता था। उसे अब पता था कौन सी घास कब काटनी है, किस वक्त औषधि में सबसे ज्यादा असर होता है और किस रोगी को किस जड़ी से फायदा होगा। उसने अपने झोंपड़ी के बगल में एक छोटी सी औषधि बगिया बना ली। वहां उसने हर पौधे को अपने अनुभव से जगह दी। हर सुबह वो बगिया में जाता, पौधों से बात करता, उन्हें छूता, सूंघता, जैसे किसी अनुभवी बैरिस्टर ने अपने कानूनी दस्तावेज सजाए हों। अब वो सिर्फ पेट दर्द या बुखार का इलाज नहीं करता था, अब वह फोड़े, फूंसी, यहां तक कि सांप के कांटे तक का इलाज करता था। और वह भी बिना किसी किताब, बिना किसी शास्त्र, सिर्फ अनुभव से। एक दिन गांव की पंचायत में एक जजमान आए। उनकी बेटी को एक विचित्र त्वचा रोग था। कई डॉक्टरों ने देखा, दवा दी, पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में गांव के मुखिया ने कहा, अनपढ़ वैद्य को दिखाओ, शायद कुछ हो।
शहर से आए लोग हंसे, गंवार से इलाज करवाएंगे। लेकिन जब सारे उपाय फेल हो चुके थे, तो नजरें उसी पर आकर रुकीं। बिरजू आया। उसने बच्ची के घाव देखे, कुछ नहीं बोला। पास के जंगल से एक खास बेल की जड़ खोद कर लाया, उसकी भस्म बनाई और सरसों के तेल में मिलाकर एक लेप तैयार किया। 3 दिन तक बच्ची को वहीं लेप लगाया गया, और चौथे दिन जब उसके घाव सूखने लगे, तो लोग दंग रह गए। अब वो सिर्फ गांव का वैद्य नहीं था, वो जड़ी बूटियों का जादूगर बन चुका था। लोग अब पूछते थे, कौन सी किताब पढ़ी है इसने? और जवाब आता, किताब नहीं, इसने जमीन को पढ़ा है। बिरजू अब भी अनपढ़ था, लिख नहीं सकता था, दस्तखत नहीं जानता था, लेकिन वो जंगलों की भाषा बोलता था, पौधों की धड़कन सुनता था और मिट्टी के इशारे समझता था। जहां बाकी वैद पुराने नुस्खे दोहराते रहते, वहां बिरजू हर दिन कुछ नया खोजता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका अनुभव और विश्वास। अब वो किसी को यह साबित नहीं करना चाहता था कि वह ज्ञानी है। वह सिर्फ अपने काम से लोगों की पीड़ा कम करना चाहता था, और यही उसका धर्म था, यही उसकी शिक्षा। अनपढ़ होकर भी सबसे बड़ा जानकार बन जाना। गर्मी का मौसम बीत चुका था और गांव में सावन की हरियाली लौट आई थी। लेकिन इस बार हरियाली में सौंदर्य से अधिक सन्नाटा था। गांव की गलियां सुनसान थीं, चौपाल सूनी और मंदिर की घंटियां भी जैसे थक गई थीं। कारण था एक रहस्यमयी बीमारी जिसने गांव को जकड़ लिया था। शुरुआत महज 1-2 लोगों की खांसी और बुखार से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते आधे गांव को बुखार ने घेर लिया। बुखार भी ऐसा कि लोगों के होंठ सूख जाते, शरीर तपने लगता और 2 दिन में हाथ पैर जवाब दे जाते। बच्चे बेसुध, बूढ़े कमजोर और जवान थर थर कांपते। गांव के कुछ समझदार लोग शहर भागे, डॉक्टरों और दवाइयों की तलाश में। शहर से आए डॉक्टरों ने जब मरीजों की हालत देखी, तो सिर झटक दिए। उन्होंने कहा, यह कोई वायरल फीवर है, लेकिन रिपोर्ट आने में समय लगेगा। तब तक संक्रमित लोगों को अलग रखो। लेकिन गांव में न रिपोर्ट की सुविधा थी, न क्वारंटीन की समझ। लोग डरने लगे। बीमारी अब दरवाजे दरवाजे दस्तक देने लगी थी। एक ही घर में 4-4 लोग बिस्तर पर पड़ चुके थे। डर के मारे लोग एक दूसरे से कटने लगे। रिश्तेदार पास आकर खड़े होने से डरते, और हर चेहरा, हर खांसी शक की नजर से देखी जाती। उसी समय एक घर से आवाज आई, बिरजू, वैद को बुलाओ, अब वही कुछ कर सकता है। पहले तो कुछ लोग झिझके, वो अनपढ़ है, इस बीमारी का क्या करेगा? लेकिन धीरे धीरे जब हालात बिगड़ने लगे और डॉक्टरों के इंजेक्शन भी काम नहीं आए, तो सबकी निगाह फिर से उसी तरफ घूम गई, उसी झोंपड़ी की ओर जहां एक सीधा सादा जंगलों का जादूगर बैठा था। बिरजू आया, न मास्क न दस्ताने, बस अपनी पुरानी झोली लिए। उसने मरीजों की नब्ज देखी, उनकी जीभ का रंग देखा, आंखों में झांका और फिर मिट्टी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। फिर उठ खड़ा हुआ। ये गर्म और सूखने वाली हवा के असर से फैली बीमारी है। शरीर की अंदरूनी नमी सूख रही है और ज्वर पूरे स्नायु तंत्र को जकड़ रहा है। उसने गांव के लोगों से कहा, मुझे पीपल की छाल, बेल के पत्ते, नीम की ताजी कोपलें और खीरे का रस चाहिए, और हर घर में तुलसी उगाने की जरूरत है। कुछ लोग चकित थे। डॉक्टरों ने जो नाम नहीं लिया, वह वैद्य तुलसी और खीरे से बीमारी ठीक करना चाहता है। लेकिन गांव को अब विकल्प नहीं दिख रहा था। भरोसे की आखिरी डोर वहीं था। बिरजू ने काम में जुट जाना शुरू किया। उसने एक खास काढ़ा बनाया, पीपल की छाल और बेल पत्र को उबालकर उसमें नीम का अर्क डाला। उसका रंग गाढ़ा भूरा था, गंध इतनी तेज कि पीते ही नाक जल जाए, लेकिन असर इतना गहरा कि 2 ही दिन में शरीर का ताप नीचे आने लगे। हर बीमार को वह दिन में 3 बार वही काढ़ा पिलवाता। साथ ही उसने नीम के पत्तों को जलाकर हर घर में धुआं करने का निर्देश दिया। ये हवा से फैल रही है, हवा को बदलना होगा। गांव के युवा जो पहले उसे अनपढ़ कहकर टालते थे, अब उसकी बताई बातों को पूरा करने में लगे थे। एक समूह पत्तियां बटोरता, एक पानी उबालता और एक बिरजू की औषधि बगिया से पौधे लाता। गांव की औरतें जो कभी उस पर हंसती थीं, अब झोंपड़ी के बाहर बैठकर कहती, बिरजू बेटा, हमारे घर भी आ जाना, बबलू को तेज बुखार है। बिरजू दिन रात एक कर चुका था। नींद को त्याग कर वह हर घर जा रहा था, हर बुखार को छू रहा था,
हर चेहरे पर अपना हाथ फेर कर कहता, डर मत, तू ठीक हो जाएगा। उसने छोटे बच्चों के लिए हल्के रस तैयार किए, आंवला, खीरा, तुलसी का अर्क और गाय का ताजा दूध। उसने बूढ़ों के लिए अलग नुस्खा तैयार किया, जिसमें दालचीनी की हल्की मात्रा और अदरक की भस्म शामिल थी। धीरे धीरे 4 दिनों के भीतर गांव में बदलाव दिखने लगा। बुखार उतरने लगा, खांसी थमने लगी और सबसे बड़ा चमत्कार, किसी की जान नहीं गई, जबकि बगल के गांवों में यही बीमारी कई जानें ले चुकी थी। गांव की पंचायत अब बिरजू के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मुखिया ने कहा, तू अनपढ़ है, लेकिन तूने हमें वो सिखा दिया जो हमारी डिग्रियां नहीं सिखा सकीं। तू सिर्फ वैद्य नहीं, तू गांव की सांसों का रक्षक है। अब बिरजू को कोई गंवार वैद्य नहीं कहता था। अब लोग उसे बिरजू बाबा कहते थे, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ। उस दिन गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई और पहली बार भगवान की मूर्ति के आगे एक सामान्य इंसान को माला पहनाकर बिठाया गया। बिरजू उस दिन कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना सिर झुकाया और आंखें मूंद लीं, जैसे कह रहा हो, ये शक्ति मेरी नहीं, उस मिट्टी की है जिसने मुझे पढ़ाया, बिना अक्षर सिखाए। गांव की दृष्टि बदल चुकी थी। अब उन्हें डिग्रियां नहीं, अनुभव दिखाई देता था। किताबों से नहीं, मिट्टी से निकले ज्ञान पर भरोसा हुआ। और बिरजू, जो कभी स्कूल से निकाल दिया गया था, अब जीवन की पाठशाला का सबसे बड़ा अध्यापक बन चुका था। बिरजू की झोपड़ी अब केवल दवाखाना नहीं रह गई थी, बल्कि आस्था का केंद्र बन चुकी थी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे थे, कुछ इलाज के लिए, कुछ केवल आशीर्वाद लेने। बिरजू के बनाए औषधियों के पत्तल अब घर घर में रखे जाते और उसकी सलाह को अंतिम निर्णय माना जाता। यह सब सुनते हुए शहर के डॉक्टरों और पढ़े लिखे वैद्यों की नींद उड़ने लगी थी। उनके अस्पतालों में अब कुर्सियां खाली रहतीं, दवाइयां लौटतीं और सबसे बड़ा आघात, लोगों का भरोसा उनकी डिग्रियों से हटकर मिट्टी के उस अनपढ़ वैद्य की तरफ झुक गया था। किसी ने शहर में कहा, ये तो अपमान है चिकित्सा विज्ञान का। एक गंवार गांव का वैद्य हमारे जैसे डिग्रीधारियों से ज्यादा सम्मान पा रहा है। दूसरे ने समर्थन में सिर हिलाया, ये तो अंधविश्वास है, इसे रोकना ही होगा। और वहीं एक तीसरा, जो सबसे चतुर था, उसने आंखें मिचकाकर कहा, रोकेंगे नहीं, गिराएंगे। और ऐसे गिराएंगे कि कोई दोबारा किसी अनपढ़ पर भरोसा न करे। इस तरह शुरू हुई एक चाल, ठग वैद्यों की साजिश। सबसे पहले उन्होंने एक नकली वैद्य को गांव में भेजा। नाम था डॉ श्रीचंद। भारी भरकम पगड़ी, गले में लटकती स्टेथेस्कोप और हाथ में एक फाइल जिसमें अंग्रेजी में लिखे कुछ झूठे प्रमाण पत्र थे। उसने गांव की चौपाल में अपना तंबू लगाया और एक घोषणा की, अब आयुर्वेद का असली डॉक्टर यहां है और बिना जड़ी बूटी की झंझट के सीधी गोली से इलाज करेगा। लोग थोड़े चकित थे, कुछ आकर्षित भी। चमकते कपड़े, बड़े बड़े शब्द और मुफ्त में दी जाने वाली दवाइयां। कुछ मरीज वहां पहुंचे भी और पहले दिन ही उन्हें असाधारण उपचार मिला। लेकिन यह उपचार असर नहीं, दिखावा था। उसी रात गांव में एक युवक की हालत बिगड़ गई। वह वही दवा खाकर लौटा था जो श्रीचंद ने दी थी। पेट में मरोड़, उल्टी और फिर चेतना लुप्त। घर वाले डर गए। जब बिरजू को बुलाया गया तो उसने नब्ज देखी और सिर झटकते हुए कहा, यह औषधि नहीं, जहर था। बिरजू ने तुरंत तुलसी, शंखपुष्पी और शहद का मिश्रण तैयार किया और युवक को पिलाया। 4 घंटे बाद वह होश में आया, लेकिन अब गांव वालों का शक जाग चुका था। दूसरी चाल में शहर से एक स्वास्थ्य दल भेजा गया, जो असल में साजिशकर्ता डॉक्टरों का गिरोह था। वे गांव के हर घर जाकर बिरजू के बनाए काढ़ों को जब्त करने लगे, यह कहकर कि यह अवैध है, बिना प्रमाणित लाइसेंस के औषधि बनाना अपराध है। गांव वाले तिलमिला उठे, ये तो हमारे जान बचाने वाला वैद्य है। लेकिन शहर से आए अधिकारियों ने धमकी दी, अगर आपने इसका साथ दिया तो आपके गांव को संक्रमण क्षेत्र घोषित कर देंगे और सारी सहायता बंद हो जाएगी। बिरजू चुप था। उसकी आंखों में एक तेज लेकिन शांत आक्रोश था। उसने अपने पौधों को देखा, अपनी मिट्टी को छुआ और फिर गांव वालों से कहा, अगर तुम्हें डर है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं यहां खड़ा रहूंगा, चाहे साजिश हो या संकट।
गांव फूट फूट कर रो पड़ा। उसी रात शहर के डॉक्टरों की पोल खुली। उनके नकली प्रमाण पत्र, नकली दवाइयों के सैंपल और एक रिकॉर्डिंग जिसमें वे बिरजू को बदनाम करने की साजिश की बात कर रहे थे। ये सब एक ग्रामीण युवक ने चुपचाप मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए और वह रिकॉर्डिंग पंचायत में चला दी। वहां बैठे अधिकारी, जो बाहरी स्वास्थ्य विभाग से आए थे, दंग रह गए। अगले ही दिन डॉक्टर श्रीचंद और उसके गिरोह को गांव छोड़ने का आदेश दिया गया। उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। बिरजू फिर भी चुप रहा। उसने किसी पर क्रोध नहीं दिखाया। वह बस फिर से अपने पौधों के पास गया और तुलसी की जड़ों को पानी देने लगा, जैसे कह रहा हो, तू ही मेरा सच है, तू ही मेरी शक्ति। अब गांव का नजरिया न सिर्फ बदला था, बल्कि मजबूत हो चुका था। पहले जहां लोग उसे मानने लगे थे, अब वे उसकी रक्षा करने लगे थे। और यही था एक अनपढ़ वैद का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र, लोगों का अडिग विश्वास। साजिशें आईं, पर मिट्टी के बेटे को न हिला सकीं। जंगल की जड़ों से जुड़े उस साधारण से वैद ने अपने अनुभव और धैर्य से जो नींव रखी थी, वह इतनी गहरी थी कि झूठ की आंधी भी उसे उखाड़ नहीं सकी। अब बिरजू, जिसे कभी अनपढ़ कहकर ठुकराया गया था, उस गांव की ही नहीं, आसपास के कई गांवों की पहली उम्मीद बन चुका था। हर दिशा से लोग आने लगे और कोई भी अब यह नहीं पूछता कि उसने कहां से पढ़ाई की, कौन सी डिग्री ली। अब लोग यह पूछते, बिरजू वैद, अब किस पौधे की जड़ चाहिए, या इस बीमारी का काढ़ा कहां से मिलेगा। एक दिन जिला अस्पताल का प्रमुख स्वयं गांव पहुंचा। साथ में उसकी टीम थी और उनके हाथों में एक फाइल। बिरजू के काम और सफलता के बारे में रिपोर्ट तैयार की गई थी, राज्य स्तर तक भेजने के लिए। वह अधिकारी पहले हैरान हुआ कि यह अनपढ़ वैद्य कैसे इतने गंभीर रोगों का इलाज बिना किसी आधुनिक उपकरण या दवा के कर लेता है। लेकिन जब उसने बिरजू की बगिया देखी, उसके बनाए गए नुस्खों को समझा और कुछ रोगियों से बातचीत की, तो उसने स्वीकार किया, इस व्यक्ति के पास जो ज्ञान है, वो किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता। ये अनुभव की गहराई से निकला अमूल्य धन है। उस दिन पंचायत भवन में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। मंच पर बिरजू को बैठाया गया। पहली बार वह जहां हमेशा जमीन पर बैठता था, उसे कुर्सी दी गई। सम्मान से उसके हाथ में एक प्रशस्ति पत्र सौंपा गया, जन कल्याण आयुर्वेद सम्मान, बिना किसी डिग्री के, सिर्फ अनुभव के बल पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। बिरजू ने वो पत्र देखा, मुस्कराया और हाथ जोड़ लिए। फिर वह खड़ा हुआ और पहली बार सबके सामने कुछ शब्द बोले। मैं पढ़ नहीं सका, पर प्रकृति की किताब खोलकर बैठा था। जो लोग कहते थे कि शिक्षा जरूरी है, वो सही थे, पर अनुभव से जो शिक्षा मिलती है, वो सबसे बड़ी होती है। मैंने सिर्फ पौधों से नहीं सीखा, मैंने हर बीमार की आंखों से सीखा, हर पीड़ा से सीखा। जब कोई मां रोती थी, मैं उसकी पुकार सुनता था। यही मेरा पाठ था। और जब वो मां अपने बच्चे को स्वस्थ देखकर हंसती थी, वही मेरी डिग्री थी। भीड़ स्तब्ध थी। किसी की आंखें नम थीं, कोई तालियां बजा रहा था। बिरजू ने उस दिन एक और घोषणा की, अब मैं अपने जैसे और लोगों को सिखाऊंगा, उन सबको जिनके पास किताबें नहीं हैं, लेकिन जिनके पास देखने की दृष्टि, सुनने की लगन और समझने की भूख है। मैं उन्हें बताऊंगा कि जंगल सिर्फ लकड़ियां नहीं देता, वो जीवन देता है। और अगर सही से सीखा जाए तो हर पेड़ एक शिक्षक है। गांव में अब बिरजू वैद पाठशाला बनी। जहां कोई स्कूल की उम्र पार कर गया हो, लेकिन सीखने की इच्छा हो, तो वह वहां आ सकता था, बिना फीस, बिना शर्त। बिरजू के बनाए लेप अब शहरों में मांगे जाने लगे। लोग अब ब्रांड की बोतलों से ज्यादा विश्वास उस काले काढ़े की शीशी पर करने लगे, जिस पर हाथ से लिखा होता था, अनुभव से तैयार, मिट्टी से संजीवनी। और वो लड़का जो कभी स्कूल से निकाल दिया गया था, अब मेडिकल कॉलेजों के सेमिनार में बुलाया जाता था। वहां वह मंच पर खड़ा होता और डॉक्टर, प्रोफेसर और छात्र उसकी बातें नोट करते। जड़ी बूटियों के बारे में, बीमारी के लक्षणों की पहचान के बारे में, और सबसे बड़ी बात, रोगी को इंसान की तरह देखने के बारे में। कभी हंसी उड़ाई गई थी, आज वही नाम श्रद्धा से लिया जाता था। कभी अनपढ़ कहा गया था, आज वही ज्ञान का स्रोत बना था।
यही थी उस अनपढ़ वैद की कहानी, जिसने बिना अक्षर जाने जिंदगी की किताब पढ़ ली थी, जिसने जंगलों को विश्वविद्यालय बनाया, दर्द को अध्यापक और अनुभव को सबसे बड़ा ज्ञान। और यही था इस कथा का सार। शिक्षा जरूरी है, पर डिग्री से बड़ा होता है अनुभव। ज्ञान किताबों में ही नहीं, मिट्टी, हवा और जीवन में भी बसता है। जो सच्चे मन से सीखना चाहे, उसके लिए पूरा संसार ही पाठशाला बन जाता है। अनुभव की विजय हुई और ज्ञान को उसका सच्चा सम्मान मिला। वो अनपढ़ वैद अब सबका सहारा बन चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।